आज BSc फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स में बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स और इसमें जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि निर्देश तल। अब बात आती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है और कैसे हम किसी भी फील्ड की उस पर गणना करें। सबसे पहली बात आती है कि कोई भी वस्तु कोई भी कण मोशन करता है तो मोशन करते समय वो किसी के सापेक्ष मोशन करेगा और सापेक्ष कब करेगा जब उसका संपूर्ण कैसा हो, दृढ़ रिजिड हो। जब वो दृढ़ होगा तभी तो वहाँ से हम उसके बारे में गणना कर पाएंगे कि हमने यहाँ से इसकी काउंटिंग की, ये अपने स्थान पर रुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो मोशन होता है वो किसी के सापेक्ष होता है और सापेक्ष होने के लिए निर्देश फ्रेम की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर एक ऐसे निर्देश की आवश्यकता होती है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर O है, वो कैसा है, ये x y और z तीनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है और क्या है इसका मूल बिंदु है जहाँ पर कोई आपस जुड़ रहे हैं और कैसे ही परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है और ये कैसी शेप है, 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक है, 3 डायमेंशनल शेप है, इसमें कि हमने इसको बनाया और कौन सा सिस्टम है यहाँ पे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पिछले वीडियो में बताया था कि 4 प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, इसमें कि हमने बताया था पहला हमारा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें कि हमने बताया था कि r बराबर xi प्लस yj प्लस zk होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो भी मोशन होगा वो किसी फ्रेम के सापेक्ष होगा और फ्रेम कैसा होगा, अपने स्थान पर स्थिर होगा। स्थिर के साथ साथ जो भी फ्रेम है जिसमें जो कोऑर्डिनेट होंगे कैसे होंगे, परस्पर लंबवत होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ऐसे निर्देश लिखा है इसके सापेक्ष हम किसी कण की स्थितियों का मापन करते हैं। अब कोई भी कण है उसको मापन करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि यह x से कितनी दूरी पर ये बिंदु स्थित है, y कितनी दूरी पर स्थित है, फिर नहीं काउंटिंग कर पाएंगे, मूल बिंदु से काउंट करें कि ये 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है या इन दोनों के बीच में स्थित है। यानी कि हमें क्या है, हमें जो इसका बेस चाहिए वो मतलब से बढ़ चाहिए जो अपने स्थान पर स्थिर बना है जहाँ से हम उसका मापन कर सकें। ऐसे हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि कण जो अपने स्थान पर, अब ये कण यहाँ पर है, अब कुछ समय पश्चात इसकी दूरी अगर यही अगर तुमने पी जैसे अगर यही पहुंच गया तो ये पी डबल। अब यहाँ की दूरी अगर x1 है तो ये दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अगर हम दूसरी बात करें तो यहाँ हो जाएगा x2 और ये दूरी क्या हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब बिंदु P डैश में था तो x का मान ज्यादा था यानी x से दूरी अधिक थी और y से दूरी कम थी और जब हम P डैश पोजीशन पहुंचे तो दूरी क्या हो गई, यहाँ पर x की दूरी कम हो गई और y की दूरी कैसी हो गई, ज्यादा हो गई। यानी कि हमने यहाँ पर इसका मेजरमेंट कर लिया। अब इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखेंगे r बराबर xi प्लस yj प्लस z। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है कि देखिए r में वेक्टर लगाया गया है, x में y में z में वेक्टर नहीं लगाया गया। क्यों नहीं लगाया गया, इसका भी कारण है क्योंकि ये क्या है, कंपोनेंट है और कंपोनेंट या घटक जो होते हैं उन पे वेक्टर नहीं लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पर वेक्टर नहीं लगेगा। जब भी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्लस yj प्लस z। यानी कि यहाँ पर क्या है, जो दूरी आ रही है ये दूरी अगर x1 आ रही है, यहाँ पे x1 का मान आएगा, यहाँ पे y1 का मान आएगा और यहाँ पे z1 का मान आएगा। यानी कि घटक जो होते हैं उनमें जो है वेक्टर नहीं लगाना। ठीक है, तो अब देखिए कोई भी पिंड हमारा यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है, अगर इस पर कोई भी बाह्य बल ना लगता यानी कि बाह्य बल अनुपस्थित हो। इसके अलावा कि जो हमारा फ्रेम है सबसे पहली बात यह है ये न्यूटन के प्रथम नियम को फॉलो करता है। इसके अलावा कैसा है, इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है, रुका हुआ है या एक समान वेग से गतिशील होता है। इनर्शियल फ्रेम की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, न्यूटन का प्रथम और द्वितीय नियम लागू होता है और अपने स्थान
पर देखिए, यदि कोई वेरिएबल आ जाता, सभी को मालूम है f बराबर क्या होता है, mv। f बराबर क्या होता है, अगर इसको हम लिखना चाहें f बराबर है b स्क्वायर s अपॉन dv स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले ही बताया था u बराबर क्या होता है dx अपॉन dt। अगर पोजीशन वेक्टर का अवकलन कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वो v। और अगर इसका दोबारा अवकलन कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, कोण बन जाएगा a का मान b स्क्वायर s अपॉन dt स्क्वायर। यहाँ पर बल कार्य नहीं कर रहा है, जब कार्य नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, बाह्य बल कैसा है, अनुपस्थित, यानी कि बाह्य बल है नहीं यहाँ पर, यानी शून्य। जब ऐसा हो जाएगा तो हो जाएगा m b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ये किस घटक पर है, r का मतलब रिजल्टेंट होता है, इसमें x भी है, y भी है, z भी है। अब जब r तो इसकी बात करें तो लिखेंगे m b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे ही जब यहाँ पर y पे आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा d स्क्वायर y और यहाँ पर क्या हो जाएगा d स्क्वायर z, यानी अलग अलग एक्सिस पर y अक्ष और z अक्ष पर हमारा इस प्रकार से 0 होगा। अगर हम इस m को राइट हैंड साइड में डिवाइड कर दें तो हमारा क्या है, b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, m जो हमारा क्या डिवाइड हो जाएगा, जब डिवाइड हो जाएगा तो b स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, b स्क्वायर y अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू 0, b स्क्वायर z अपॉन dt 0 हो जाएगा, यानी m हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी फाइनली 0 कॉस समथिंग में 0 होता है। ठीक है, यहीं पर अगर हम इसको dx अपॉन dt लिखें, यानी कि क्या करें, इसको हम इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट कर देंगे तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, ये ux इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा, y कांस्टेंट हो जाएगा, z कांस्टेंट हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, आगे बढ़ते हैं।